नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग बहुत सारे सेट कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिहार स्पेशल की जो बुक है बिहार वास्तुनिष्ठ एडुटेरिया की, उसका सेट नंबर 11 आज कवर करने वाले हैं। तो बात है कि सेट नंबर 10 तक क्या करवा दिया गया है, बिल्कुल करवा दिया गया है। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। आसानी से आपको जो मन हो वो देख सकते हैं। इसके अलावा एडुटेरिया के लिए जो एईडीओ 2.0 टेस्ट सीरीज़ लाई गई है उसे भी हम लोग कवर करवाते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा जो भाषा पेपर है हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसे भी हम लोग कवर करवा रहे हैं चैनल पर। हिंदी का वीडियो आ गया है, इंग्लिश का वीडियो संभवतः आज शाम से चैनल पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बिहार जीके के तहत 11वां सेट है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एईडीओ हो, चाहे बीपीएससी सीएसई हो, या फिर जो जुडिशियरी की नई वैकेंसी आई है बिहार जुडिशियरी की जिसमें 173 पद हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, या फिर सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं यानी कि CGL 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, CGL 4 की या BSSC इंटर लेवल की, सभी परीक्षाओं में बिहार का जो है वेटेज ठीक ठाक रहता है। तो जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए आज का सेशन। तो आइए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। तो दलदली मिट्टी का विस्तार जो है वो सीतामढ़ी में भी है, किशनगंज में भी है, सुपौल में भी है और अररिया में भी है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी। तो यह मिट्टी अगर आप देखें तो सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया ये सब जो है नेपाल के आसपास के ज़िले हैं। नेपाल से ये सब सीमा साझा करते हैं और नेपाल की सीमा के साथ लगे जो है तराई क्षेत्र होता है। जस्ट एक मिनट, तराई क्षेत्र होता है, ठीक है, तराई क्षेत्र। तो वहाँ पर उस पेटी में जो है ये मिट्टी यानी कि जहाँ जो बात की जा रही है दलदली मिट्टी ये पाई जाती है। और होता क्या है कि यहाँ पर भारी वर्षा के कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें नमी बनी रहती है और यह धान एवं जूट के लिए, धान के लिए और जूट के लिए ये काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। इसे एक और नाम बोला जाता है, इसे जो है वो तराई मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, तराई मिट्टी भी इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में कोसी जो है इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, आप लोगों को पता ही है ना। बिहार यानी सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है इसे, सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है इसे। और क्योंकि ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अचानक से मार्ग परिवर्तित करते हैं। अचानक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 12:02 में कोई मार्ग से चल रही है और 12:03 बदल रही है। अचानक कहने का मतलब है कि हर साल या हर मतलब 5 साल 10 साल में ऐसे जो है मार्ग परिवर्तित करती है। ज्योग्राफी में अगर 5 साल 10 साल में जो घटनाएं हो रही है उसे अचानक ही बोला जाता है, ठीक है। और यह नदी जो है आप जान लीजिए कि निकलती कहाँ से है, तो हिमालय से निकलती है ना। हिमालयी नदियाँ हैं तो इसमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। भारी मात्रा में ये अपने साथ अवसाद भी लाती है जिससे कि इसका रास्ता भी अवरुद्ध होता है। और यह गंगा की एक, बिहार में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और कटिहार के पास ये गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सरयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है। सरयामन पक्षी विहार पूछा जा रहा है कि किस जिला में स्थित है। तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। जैसे आप नागी नकटी के बारे में सुनते होंगे, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई में है, उसी तरह ये सरयामन पक्षी विहार जो है वो पश्चिमी चंपारण में है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यह एक मन या घोड़े की नाल के आकार का झील है, ठीक है। घोड़े के नाल के आकार का ये एक झील है, यानी इंग्लिश में अगर लिखें तो ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो मतलब एक तरह से इसी आकार की लेक है और यह सर्दियों के मौसम में विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। आप नागी नकटी के बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो सर्दी के मौसम में काफ़ी दूर दूर से दक्षिण अफ्रीका वगैरह से पक्षी नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ भी सरयामन पक्षी विहार की बात कर ली जाए तो सर्दियों के समय में यहाँ पर प्रवासी पक्षी वगैरह आते हैं। जूट का उत्पादन होता है तो आप जानते हैं कि पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है,
है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं दिया गया, यहाँ दिया क्या गया है तो दिशा दे दिया गया है। तो दिशा में अगर देखेंगे तो बिहार का अगर रेक्टेंगुलर मान के चलिए, माना जाता है सर रेक्टेंगुलर मैप है, तो पूर्णिया जो है वो इस भाग में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये कौन सा मतलब दिशा हो जाएगा, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी, है ना। ये उत्तर और ये पूर्व है तो उत्तर पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सॉरी, गला थोड़ा सा फंस रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जूट जो है, जूट को बोला क्या जाता है तो गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। और जूट के उत्पादन में जो है पूर्णिया बिहार का अग्रणी है ना, बिहार में मतलब बिहार राज्य में अग्रणी है। और इसके लिए मतलब जूट के उत्पादन के लिए अधिक वर्षा और नमी की आवश्यकता होती है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो फंसना नहीं है, अधिक वर्षा एंड नमी की आवश्यकता होती है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूर्णिया के अलावा जो है वो किशनगंज और कटिहार में भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बरौनी स्थित जो तेल शोधक कारखाना है किस महारत्न कंपनी की इकाई है, तो इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये IOCL का है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है ये। और इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1964 में, और किसके सहयोग से, तो USSR तत्कालीन, यानी कि अभी जो है रूस की बात कर ली जाए। और ये कहाँ पर स्थित है तो बिहार के बेगूसराय ज़िला में स्थित है ना। यहाँ पर जो है कच्चे तेल को रिफाइन करके बिहार के आसपास क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति की जाती है। बिहार के किस ज़िले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो भागलपुर है ये। भागलपुर को भारत का सिल्क सिटी भी बोला जाता है, भागलपुर को भारत का सिल्क सिटी भी बोला जाता है। और यहाँ मुख्य रूप से तसर सिल्क, ठीक है, मुख्य रूप से जो है वो तसर सिल्क का उत्पादन होता है, जो विश्व में मतलब भारत में तो है ही और विश्व स्तर में इसकी पहचान है। और यह उद्योग जो है हज़ारों बुनकर परिवारों को रोजगार प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी 2001 से 11 तक जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी, तो ये देश में सबसे ज़्यादा रही थी 25.4%, ठीक है। इस दौरान यानी 2001 से 11 के दौरान की बात की जा रही है। और इसमें अगर बिहार में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि रही थी वो बिहार में कहाँ रही थी, तो जवाब नोट कर लीजिए, बिहार में जो है वो मधेपुरा में रहा था, ठीक है, मधेपुरा में। और मधेपुरा में कितना था, तो ये 31.1% था लगभग, ठीक है। सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम गोपालगंज में, सबसे कम जो है वो गोपालगंज में देखने को मिला था। लेकिन गोपालगंज से एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ की जो ये है क्या कहते हैं उसे, सेक्स रेशियो, वो 10:21 है, ठीक है, सेक्स रेशियो जो है वो 10:21 है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1974 में की गई थी। और इसकी स्थापना बिहार में चीनी मिलों के प्रबंधन और विकास के लिए की गई थी, जाहिर सी बात है चीनी मिल है तो। और बिहार जो है कभी भारत की प्रमुख चीनी जो उत्पादक राज्य है उसमें से एक था, खासकर अगर आप बात कर लें उत्तर बिहार की। वर्तमान में जो है सो बहुत सारी मिलें हैं, लेकिन सारा जो है बंद है और इसे जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात, देखिए यही मैं बात कर रहा था, सेक्स रेशियो 10:21, तो ये गोपालगंज का है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा यहीं पर है, 10:21 है। और अगर बिहार की औसत पूछ ली जाए कितनी है, तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। और बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछ लिया जाए, बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो ये 935 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सारा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा मुंगेर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए तो मुंगेर में कितना है, तो 876 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो ये महानंदा नदी है, ठीक है, महानंदा नदी है। और यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। आपको पता है कि मतलब बिहार अगर ये है तो इस साइड से जो है 3 ज़िले वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं, तो महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। पूर्व यानी कि आप समझ ही रहे हैं, इस साइड पूर्व है, तो ये सबसे पूर्वी नदी है महानंदा, जो हिमालय से निकलकर किशनगंज और पूर्णिया होते हुए बहती है।
और यह नदी जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा के आसपास प्रवाहित होती है। तो महानंदा नदी जो है वो सही जवाब है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हिमालय से निकलती है ना, हिमालय से निकलती है। तो सदानीरा नदी है, हमेशा इसमें पानी रहेगा। जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ होती है वो बारिश पर निर्भर होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिमालयी नदियों में हमेशा वर्ष भर पानी रहता है। श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ पर स्थित है? तो श्रृंगार ऋषि कुंड जो है मुंगेर में स्थित है। मुंगेर अपने आपको पता है कि गर्म जल के लिए, गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ अन्य प्रमुख कुंड अगर आपको नोट करना हो तो नोट कीजिए रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड। हमने आपको पहले भी बताया था कि रामायण से जुड़ा जो भी आपको नाम दिख जाए उसका आप आसानी से आंसर लगा दीजिए मुंगेर। तो रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ठीक है। और ऋषि कुंड के बारे में हम पढ़ ही रहे, ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो ये कई बार बीपीएससी सीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी सीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहार की सबसे जो पुरानी या प्राचीन जो बिहार की परियोजना है, मतलब निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन, हाँ, नहर परियोजना जो बिहार की सबसे प्राचीन है वो कौन सी है? तो ये सोन परियोजना है। और इसका निर्माण नोट कर लीजिए, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। 1874 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो डेहरी में। डेहरी कहाँ पर है? तो रोहतास में है ना। रोहतास, औरंगाबाद और पटना को इससे जो है सिंचाई मिलती है ना। इससे जो है मतलब सोन परियोजना से रोहतास, औरंगाबाद और पटना को सिंचाई परियोजना मिलती है। और सोन नदी अगर पूछा जाए कि निकलता कहाँ से है तो नोट कर लीजिए एमपी में अमरकंटक से, एमपी में अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो गंगा में कहाँ पर मिलती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुनपुन जो है वो, पुनपुन नदी जो है वो इस साइड से आती है, मतलब दक्षिण बिहार से आती है, ठीक है। मतलब यूँ कहें कि झारखंड के साइड से, छोटा नागपुर पठार की ओर से आती है। तो पुनपुन जो है वो फतुहा के पास मिलती है, ठीक है। कोसी जो है, कोसी कुर्सेला में, कुर्सेला कहाँ पर? हमने बताया था आपको कि कटिहार। फतुहा आपको पता ही है, पटना में है। गंडक जो है, गंडक कहाँ पर मिलती है? तो ये पहलेजा घाट में। और कर्मनासा कहाँ पर मिलती है? तो चौसा के निकट, है ना, चौसा, बक्सर, है ना। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है? एक का डी है, एक का डी। चलिए एक ही में दिया गया है, तो इसमें जो है केवल एक का भी आपको पता होता तो आप आंसर निकाल कर ले जाते। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो है मिलान या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। रिवर्स सिस्टम से तो फिक्स है, नहीं दो तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। और जौ जो है बिहार की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम चंपारण जो है अपनी जलवायु और मिट्टी के कारण जौ के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रथम स्थान पर है। जौ का उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थों और माल्ट उद्योग में किया जाता है, माल्ट उद्योग में किया जाता है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान जो है पटना में स्थित है। और पटना में भी और स्पेसिफिक जानना हो तो अनीसाबाद एक जगह है, अनीसाबाद गोलंबर है, जो लोग पटना में रहते हैं जानते होंगे। अनीसाबाद एक जगह है, वहीं पे स्थित है। और इसका जो है मतलब इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान और कृषि अधिकारियों को नई तकनीक का परीक्षण देना, ठीक है। जो नई तकनीकें आती हैं जिससे वो बेहतर उपज कर सके, बेहतर अपनी मतलब बेहतर बीज उनके लिए विकसित किया जा सके जो कि अधिक उपज दे कम मेहनत में और कीड़े वगैरह ना लगे, ये सारी चीज़। और बिहार सरकार के कृषि विभाग के तहत ये कार्य करती है, बिहार सरकार के कृषि विभाग के तहत ये कार्य करती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात हमने बताया था 918 और 935 जो है वो शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, आपको पता ही है। और बिहार मतलब ये जो राष्ट्रीय मतलब जो औसत है यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। तो भारत की तुलना में बिहार का जो लिंगानुपात है वो कम है, कभी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में और भी कम है,
ठीक है, ये चीज़ बिहार से संबंधित याद रखिएगा। शिशु लिंगानुपात जो मैंने आपको 935 बताया, इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काउंट किया जाता है। अगला है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हमने बताया भी था, और ये लगभग 90% हिस्सा पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो गाद वगैरह लाई जाती है ना, इसी कारण जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पर बहुलता पाई जाती है। अब गंगा नदी के बारे में जानते ही हैं, बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और लगभग 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। लगभग क्या 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। बिहार को 2 भाग में बांटती है, इस साइड वाले जगह को हम उत्तर बिहार और इस साइड वाले को दक्षिण बिहार कहते हैं, है ना। और इस जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसमें भी 2 तरह की मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ को बांगर बोला जाता है और नई जलोढ़ को खादर बोला जाता है। और यह मिट्टी जो है मतलब अगर देखें कि कृषि के अगर संबंधित देखेंगे, कृषि को मद्देनज़र रखे हुए, तो ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है ना, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। और धान, गेहूँ, मक्का, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होती है, महत्वपूर्ण होती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है और बिहार देश का पहला राज्य था जिसने जो है पंचायतों में महिला को 50% आरक्षण दिया। ये कब दिया था? तो 2006 के अधिनियम से बिहार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। और आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही ये सिफारिश किया गया था त्रिस्तरीय का, बलवंत राय मेहता समिति, ये याद रखिएगा। अगला है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा नहीं, केंद्रीय चुनाव ये राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ये सिर्फ एक ही चुनाव करवाता है, यही पंचायत से संबंधित लोकल गवर्नमेंट वाला जो चुनाव होता है, ये राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है इसके द्वारा करवाया जाता है। कभी कन्फ्यूज़न में अगर ये पूछ लिया जाए कि विधानसभा का चुनाव क्या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, तो भले वो राज्य का चुनाव है लेकिन वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो लोकल बॉडी वाले चुनाव होते हैं वही करवाए जाते हैं। और चुनाव का संचालन जो है ये सिर्फ मतलब यही एक चुनाव होता है लोकल गवर्नमेंट वाला, यानी पंचायती राज, नगर पालिका, ये सब इसी का चुनाव करवाया जाता है। और इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के में किया गया है, ठीक है, कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज चुनाव करवाया जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये 1/3 है। आपको पता है कि विधान परिषद इज इक्वल टू राज्यसभा, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। उसी तरह विधान परिषद भी जो है वो एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो इसके सदस्य होंगे वो सेवानिवृत्त होते हैं, है ना, 1/3। और अगर पूछा जाए आपसे कि एक जो सदस्य होंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर सदस्य का जो मतलब अवधि होती है रहने की, कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और आपको पता है कि विधान परिषद जो है पूरे देश में केवल 6 राज्यों में ही है। कौन कौन से राज्य हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाब 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। 20 उसके बाद कितने हैं? एक तो बिहार में, ध्यान रखिएगा। और बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी है कई बार बताया गया है, और आसान सा भी है, नहीं भी बताया गया। अगर आप पहली बार भी वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप हमें इसका जवाब जरूर दीजिए। बिहार में कितनी सीटें हैं विधान परिषद के लिए? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति अगर पूछा जाए किसके द्वारा की जाती है, तो माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन शपथ जो है वो संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होंगे उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाई जाती है। और यदि ये मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो जो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, यानी सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे, वही दिलाएंगे। और इसका उल्लेख भी जो है संविधान के अनुच्छेद 159 में हमें देखने को मिलता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी आसान सा है। 169 में जो है वो विधान परिषद का किया गया है, और 170 में जो है वो विधानसभा का किया गया है, ठीक है। और विधानसभा में ये जो 170 में जो किया गया है, इसमें बताया गया है कि विधानसभा में सीटों की संख्या किसी राज्य के पास अधिकतम 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी,
ठीक है। और बिहार विधानसभा में आपको पता ही है 243 सीट है, जिसमें 40 सीट जो है वो एससी के लिए है और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए है, ठीक है। एसटी के लिए कौन कौन सा है, तो कटोरिया और मनिहारी बताया गया आपको कई बार, है ना। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। और मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। भले राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो विधानसभा के प्रति होती है, जैसे केंद्र में लोकसभा के प्रति होते हैं मंत्री, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1949 में, जिस वर्ष अपना संविधान लागू हुआ था उसी वक्त जो है वो बीपीएससी का गठन किया गया था। कब, तो 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल को किया गया था। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो है वो रांची में था। आपको पता है बिहार और झारखंड उस समय एक हुआ करता था, लेकिन 1949 में ये रांची में भले था। जस्ट 2 साल बाद 1951 में इसका जो मुख्यालय है वो बदलकर पटना कर दिया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री राजधारी सिन्हा थे। श्री राजधारी सिन्हा थे, है ना। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भोला पासवान शास्त्री थे और ये कुल 3 बार रह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। पहली बार 1968 में थे और 1968 में ही पहली बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है। अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लग चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। 3 बार ये कब कब रहे थे, अगर इसमें आपको दिलचस्पी है तो नोट कर लीजिए। 1968 में हमने बताया पहली बार रहे थे, फिर 1969 में रहे थे, फिर 1 साल गैप कर दीजिएगा, 1971 में रहे थे फिर से, ठीक है। और इन्हें जो है वो राजनीति का संत भी बोला जाता है, क्योंकि वे अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। और ये जो है बिहार के पूर्णिया ज़िले से संबंधित थे, ठीक है, पूर्णिया ज़िले से इनका संबंध है। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था, तो ये नखास पिंड के पास भंग किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 1930 में चल रहा था। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा निकाला गया था और गुजरात के तट पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून जो है वो तोड़ा गया था। तो 1930 में ही इसी दौरान जो है नखास पिंड को जो है नमक सत्याग्रह के लिए चुना गया था और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में यहाँ नमक बनाया गया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अंबिका कांत। ये पटना की ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन में जो है इस यहाँ पर मतलब नखास पिंड में अंबिका कांत के नेतृत्व में नमक यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और पुलिस की दमनकारी नीति के बावजूद जो है कई जगह नमक जो है बनाया गया था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था, तो ये डॉक्टर कृष्णनंदन घोष थे, ठीक है। 1866 की बात की जा रही है, तो मुख्य रूप से जो है ये डॉक्टर कृष्णनंदन घोष थे। भागलपुर में ब्रह्म समाज की जो है प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्रह्म समाज जिसकी बात की जा रही है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह शाखा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भागलपुर शाखा है, यह शाखा बिहार में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार का केंद्र बनी थी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे, तो ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है, फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। और इनका जो खानका है वो मनेर शरीफ पटना में स्थित है, ठीक है, मनेर पटना में ही एक जगह। फिरदौसी सिलसिला जो है वो सुहारवर्दी सिलसिले का ही एक उपशाखा था। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो ये औरंगजेब के द्वारा जो है राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार जो बनाया था जिसने, वो औरंगजेब था। और अजीम ने ही पटना का पुनर्निर्माण करवाया था और इसका नाम इसी ने अजीमाबाद रख दिया था। अपने नाम पर इसने पटना का नाम रख दिया था अजीमाबाद। और पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर बनाने का भी प्रयास इसके द्वारा किया गया था। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। और यह सम्मेलन हुआ कब था, तो ध्यान रखिएगा 1934 में हुआ था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन के जनक हैं, ये आपको पता ही है ना। और किसानों की समस्याओं और ज़मींदारी प्रथा के विरोध में यह एक जो है बड़ा कदम था। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना कई बार पूछा गया है, मजरूल हक ने के द्वारा की गई थी। और मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान
1921 में पटना में इसकी स्थापना की थी। आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। बाद में चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसकी वजह से बापू ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 1921 में इसी दौरान जो है मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी ये भी पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, पटना में की गई थी। और इसके लिए ज़मीन उनके मित्र थे खैरू मियाँ। ठीक है, खैरू मियाँ जो है इन्होंने जो है ज़मीन अपनी दान में दिया था। किस लिए? तो सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए। यही आश्रम जो है वो आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान और बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बना था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो सेन वंशीय शासक उस समय जो है वो लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के सेन वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। ध्यान रख लीजिएगा, अंतिम प्रतापी राजा था। और बख्तियार खिलजी आपको पता ही है कि 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देता है। और खिलजी के आक्रमण के डर से जो है वो लक्ष्मण सेन अपनी राजगद्दी मतलब राजधानी जो है वो नादिया, ठीक है, राजधानी जो नादिया था बंगाल, वो छोड़कर भाग जाते हैं। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो ये तुगलक काल में हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक और MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था। और तुगलक काल में ही बिहार का नाम जो है वो बिहार प्रचलित हुआ, है ना। पहले तो विहार बोला जाता था, तो इस तुगलक काल में ही बिहार ज़्यादा प्रचलित हुआ। और मलिक इब्राहिम या मलिक बयां जो है बिहार में तुगलक काल का प्रसिद्ध सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया किस एग्जाम में, ध्यान रख लीजिएगा। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, तुगलक काल की बात है। फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था, लेकिन जैन अभिलोकों से पता चलता है कि ये जो है राजगीर के मंदिरों को संरक्षण दिया है इसने। और राजगीर के जो जैन मंदिर हैं वहाँ पर संस्कृत में उत्कीर्ण जो शिलालेख हैं उसमें उसका उल्लेख, जो बता रहा हूँ मैं, इसका उल्लेख मिलता है। और यह कृषि सुधारों और नहरों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था ये फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो ये अमर सिंह थे, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह जो हैं। और कैमूर के पहाड़ियों में छिपकर जो है ये छापामार युद्ध करते थे। और बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है यही जो है मोर्चा संभालते हैं अमर सिंह, है ना। और अंग्रेज़ों की जो सेना होती है उससे काफ़ी ये कंपटीशन देते हैं, है ना। अगला है कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित कर दिया था? तो कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को किसने पराजित कर दिया था सेन वंश का? वो कौन सा शासक था? तो ये विजय सेन थे। ठीक है, और विजय सेन जो है सेन वंश का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली राजा माना जाता था। और नान्यदेव जो है वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे, जो मिथिला यानी कि उत्तर बिहार से शासन करते थे। सेन वंश का शासन जो है वो मुख्य रूप से, अब देखिएगा, तो बंगाल और पूर्वी बिहार तक सीमित था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पूर्वी बिहार के 3 ज़िले जो है वो बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो मेन यानी कि सेन वंश का जो शासन था वो मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल और बिहार तक, मतलब बंगाल और पूर्वी बिहार तक विस्तृत था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो ये सिकंदर लोदी था। ठीक है, सिकंदर लोदी था। और 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने बिहार के जौनपुर शासकों को हराकर मुंगेर तक अधिकार कर लिया था। जौनपुर के जो शासक थे उनको हराकर। और इसने जो है बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ संधि की और सीमाएं निर्धारित की। इसके बाद जो है बिहार पर जो लोदी वंश जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी पकड़ मजबूत हमें दिखती है। निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो शेर शाह द्वारा नहीं करवाया गया था? तो निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो किला कोहना ये किया गया था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग ये भी करवाया गया था। इबादत खाना का निर्माण जो है वो इसके द्वारा नहीं करवाया गया था। ग्रैंड ट्रक आप लोग जानते हैं करवाया गया था। तो केवल 3 इसका जो नहीं पूछा जा रहा है तो इसे आप सर्किल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब जो है ये इबादत खाना का निर्माण जो है वो मुग़ल सम्राट जो अकबर थे इसके समय में कराया गया था। अकबर ने कब कराया था? तो ये 1575 में, हाँ 1575 में करवाया गया था। और शेर शाह ने किला कोहना जो कि ये यहाँ पर दिया गया है, अरे यार
जो किला कोहना है इसका ये दिल्ली में बनवाया था। और सड़क आज़म जो है वो जीटी रोड को बोला जाता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड आपको दिख रहा है। इन सारी चीज़ों का निर्माण जो है वो शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। और सिकंदरी गज का भी प्रयोग इसके द्वारा किया गया था, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक जो है वो पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, है ना। और अंग्रेज़ों के मतलब एक तरह से कहें कि अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी वहाँ पर हुई थी। और ये पहले मुगल सम्राट थे जो लंबे समय तक अंग्रेज़ों के पेंशनभोगी बनकर रहे। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि भी इसी मतलब आपको पता है शाह आलम द्वितीय के काल में ही हुई थी। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। और यह युद्ध जो है इसका जो है नेतृत्व अंग्रेज़ों की तरफ से कौन कर रहा था? तो ये मुनरो कर रहा था। ठीक है। आगे हेक्टर लगा लीजिएगा, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और ये जो है हेक्टर मुनरो ने बिहार के मतलब भारत के तीन शासक एक तरफ थे। एक तो मीर कासिम थे, है ना, मीर कासिम थे। इसके अलावा शुजाउद्दौला थे। और तीसरा शासक जिनकी हम बात कर रहे थे यहाँ शाह आलम द्वितीय भी थे। इन तीनों की संयुक्त सेना को जो है ये मुनरो ने हराया था। और इसी के बाद जो है अंग्रेज़ों का वर्चस्व जो है वो स्थापित होना शुरू हो जाता है। यह जो युद्ध है ये युद्ध जो है गंगा नदी के तट पर बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था। ठीक है। बक्सर आपको पता है वही बक्सर जहाँ चौसा में गंगा नदी इंटर करती है बिहार में, ये वही बक्सर की बात की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में वहाबी नेताओं में मृत्यु दंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ये जो है याहिया अली को भी मिला था, मोहम्मद शफ़ी को भी मिला था और मोहम्मद ज़फ़र को भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और याहिया अली और मोहम्मद जो ज़फ़र हैं यानी मोहम्मद ज़फ़र जैसे नेताओं को अम्बाला परीक्षण यानी कि 1864 में हुआ था अम्बाला परीक्षण, इसी के दौरान सज़ा मिली थी। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपको पता ही है कि पटना था, है ना। और इसका उद्देश्य जो है मुस्लिम समाज में सुधार करना था और अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था। अहमद उल्लाह को भी काला पानी की सज़ा दी गई थी। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था तो ये भागलपुर और राजमहल। ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो ध्यान रख लीजिए 1855-56 में। और सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। ये पूछा जाता है कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये नाम चार आप याद रख लीजिएगा। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, ये अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। ये मैं याद करने के लिए इस तरह से लिख जाऊँ, ये अलग अलग नाम है। और इस क्षेत्र को जो है वो दामने कोह भी बोला जाता है, यानी कि भागलपुर राजमहल के क्षेत्र को दामने कोह भी बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज़ों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध ये जो है बड़ा आदिवासी विद्रोह था, संथाल विद्रोह जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगला है, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे और पटना में इनके द्वारा जो है आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये जो है जुलाई यानी 3 जुलाई को 1857 को पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। बाद में हालांकि अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया था और पटना में ही सरेआम उनको फांसी दे दी गई थी पीर अली को। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये स्वराज कथा का संपादन जो है वो बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। स्वराज कथा एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी जिसने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई। उस समय जो भी पत्रिकाएं वगैरह निकाली जाती थी, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे किया जा सके, देश प्रेम को कैसे जगाया जा सके, यह सारी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। और बाल मुकुंद वाजपेयी जो हैं वो बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार भी थे। ठीक है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है सारण से भी प्राप्त हुआ है, वैशाली से भी हुआ और सोनपुर से भी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ताम्रपाषाण काल के अवशेष जो है वो सारण में, आपको हमने कल बताया था कि सारण का जगह चिरांद याद रखिएगा, है ना। वैशाली से रिलेटेड चेचर याद रखिएगा। और ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। सोनपुर और मनेर से मिले थे। यहाँ पत्थर के औजारों के साथ साथ जो है तांबे के प्रयोग का प्रमाण भी मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ रहने वाले लोगों को व्रात्य बोला जाता था। ठीक है, व्रात्य कहा गया है। कीकट शब्द का जो है प्रयोग मतलब एक तरह से कहें कि कीकट शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रायः अपवित्र होता है ना,
अपवित्र कह सकते हैं, या निम्न होता है, निम्न भूमि के रूप में किया जाता है, क्योंकि यहाँ आर्य संस्कृति का प्रभाव बाद में देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में भी इस क्षेत्र का उल्लेख हमें, यानी बिहार का उल्लेख हमें मिलता है। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स एवं चेदी, वज्जी और अंग था ही, मगध भी था, अंग भी था। तो वत्स और चेदी जो है वो बिहार क्षेत्र में नहीं था। वत्स की राजधानी जो है वो कई बार पूछ ली गई है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी कहाँ? तो प्रयागराज। और चेदी की राजधानी जो है, ये जो चेदी दिख रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चेदी की राजधानी जो है वो सुक्तिमती थी। और ये सुक्तिमती वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहाँ पर है, बुंदेलखंड में है। ठीक है। बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। एक तो मगध दिख रहा है आपको, वज्जी दिख रहा है और अंग, ये 3 थे। ठीक है, मगध, वज्जी और अंग। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा भागलपुर के पास है। निम्नलिखित में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो बिंबिसार थे, और बिंबिसार ही हैं जो मगध साम्राज्य की नींव रखते हैं और राजगीर यानी ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो ये अजात शत्रु के समय में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है, नोट कीजिए। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ? तो वही राजगृह या ग्रीवरज या राजगीर जो कह लें आप, है ना। राजगृह, ग्रीवरज या राजगीर जो भी कह लें। और इसकी अध्यक्षता भी पूछी जाती है दोस्तों, महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, है ना। और इस संगीति में जो है बुद्ध की जो शिक्षा थी, शिक्षाओं पर जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक संकलित किया गया था। नोट कर लीजिए, इसी में जो है प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक, कौन सा? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति में ही। ठीक है, संकलित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस था। ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था, और इसी ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को हराने के बाद संधि की थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है वो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करता है, और इस संधि के तहत जो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से कर दिया था, और 4 प्रांत दान में दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं, अगर मन हो तो। उससे होता कुछ नहीं है, हमें थोड़ी सी और ऊर्जा मिलती है कि आपके लिए और कुछ नई नई चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण हो वो लेकर उपस्थित हों। बाकी ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही है, इसमें आप क्लिक करेंगे देखते समय तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, किसी पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। ये जो टेक्नीशियन है उसके द्वारा तैयार किया गया। बाकी क्या यूज़ है, एक बार आप इस पर क्लिक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए, शांत दिमाग रखकर पढ़िए। शांत दिमाग रखकर पढ़ने के लिए ही आपके लिए बिहार से रिलेटेड 10 मिनट शो लाया गया है, उसे आप ज़रूर देखिए। उसका प्रीव्यू हमें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कैसा लग रहा है आपको वो शो, और क्या उसे जारी रखने की आवश्यकता है या उसे छोड़कर इसी सब पे मेन फोकस किया जाए, ये आप हमें ज़रूर बताइए। 10 मिनट शो जो है वो लाया गया है ताकि आप बिल्कुल शांत रहकर, काम रहकर जो है चाय पीते, कॉफ़ी पीते वक्त या वॉकिंग करते वक्त शाम में आप देख सकें। उसका टाइम भी जो है वो शाम में रखा गया है, तो आप हमें अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।